बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान के अंदर सालसी कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में, और सारी की सारी कवरेज ले गया कर्नल असवंत वो यूनिवर्सिटी के अंदर गोली चला के। यानी जो सारा मामला डिस्कस होना चाहिए था फील्ड मार्शल का, उनकी सालसी का, यहाँ एक कर्नल साहब उठते हैं, वो गोली चलाते हैं और सारी की सारी कवरेज और सारी तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं। इस मामले की कुछ मजीद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मुझे हैरत हो रही थी और तरस भी आ रहा था बेचारे टाउटों के ऊपर, इदारा खुद डिफेंड नहीं कर पा रहा। यानी ISPR ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया, वो खुद परेशान है, वो डिफेंड कर नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमने तहवील में ले लिया है, अपने कस्टडी में ले लिया है, हम इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर पिस्तौल क्यों निकाला, वहाँ पे गोली क्यों चलाई, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वो टाउट सारे मुंह उठा के कह रहे हैं नहीं जी वो तो बेकसूर है, उसने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा शानदार काम किया। तो जो प्रोपेगेंडा है ना, उनकी चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। नंबर एक, जो हकायक हैं वो एज इट इज़ आपको बताता हूँ। कर्नल साहब की अहलिया और एक प्रोफेसर, इन दोनों का एक तनाज़ा चल रहा था यूनिवर्सिटी में, और ये चंद दिन पहले से चल रहा था। ये मामला पुलिस स्टेशन तक भी गया, जिसमें मुबैना तौर पे कर्नल साहब की अहलिया ने दरख्वास्त दी थी, और वो जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने उस पर अपॉलॉजी करके मामला खत्म कर दिया। ये मामला रफा दफा हो गया था। तुलबा का एहतजाज चल रहा था यूनिवर्सिटी में, वो दीगर इशूज भी साथ में थे, और खातून की जानिब से इस मरतबा बजरिया फैमिली कर्नल साहब को, यानी उनके शौहर को और पुलिस को बुलवाया गया। कर्नल साहब जनाब पिस्तौल लेकर पहुंच गए यूनिफॉर्म के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। हालांकि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि वो इस अंदाज में हथियार लेकर मुसल्ला होकर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते और इतने हसास मामले में आकर मैन हैंडलिंग करते। वो ये कर नहीं सकते थे। बहरहाल वो पहुंचे, वो पहले से ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि माजी में वो ये जानते थे कि एक तनाज़ा उनकी अहलिया का एक दूसरे प्रोफेसर के साथ चल रहा है। तो मैंने इसको एक एक फ्रेम करके पूरी फुटेज को देखा। एक एक फ्रेम करके जब आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि किसी ने भी पहल नहीं की। सबसे पहले कर्नल साहब बहुत गुस्से में थे, वो तेजी से आते हैं और एक नौजवान जो सफेद कपड़ों में खड़ा है उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई छड़ी के साथ कर्नल साहब मारते हैं जोर से। अच्छा, इस पे नौजवानों ने कर्नल साहब को आवाजें लगाई कि भी ये क्या कर रहे हैं आप, आपको किसने हक दिया है। तो इस पे कर्नल साहब क्या करते हैं कि अपनी छड़ी को उल्टे हाथ में ले जाते हैं और अपने सीधे हाथ में अपना पिस्तौल पकड़ लेते हैं, और पिस्तौल पकड़ने के बाद वो एक लाल कपड़ों में मलबूस नौजवान को पिस्तौल से उसके सीने पर रख के उसको पॉइंट करते हैं, उसको पिस्तौल से धकेलते हैं। ये देखकर नौजवान डरने की बजाय मजीद वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे एक बास्केट वाला नौजवान वो कर्नल को वार्न करता है कि ये पिस्तौल हमें मत दिखाइए, इस पिस्तौल को आप वापस अंदर रखिए, ये आप गलत कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप पिस्तौल निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म के अंदर। तो कर्नल साहब बजाय इसके कि वो पिस्तौल वापस रखते, अपने उल्टे हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उस नौजवान के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और उसके सर के ऊपर मारते हैं। इतने में जितने बाकी नौजवान है वो सारे फिर कर्नल साहब के ऊपर अटैक कर देते हैं। कोई 3-4 सेकंड तक कर्नल साहब को कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। तो 4-5 सेकंड में कर्नल साहब के हालात तब्दील हो जाते हैं। अब पिस्तौल जो है उसके अंदर गोली चेंबर में नहीं है, अभी तक पिस्तौल में चेंबर में गोली नहीं है, कर्नल साहब ने उसको लोड नहीं किया। इतने में वहां मौजूद पुलिस वाले कर्नल साहब को 5-6-7 सेकंड के अंदर अंदर ही वो रेस्क्यू कर लेते हैं। कर्नल साहब को और नौजवानों को अलग कर देते हैं। कर्नल साहब को जैसे ही खुली जगह मिलती है तो पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं, उनको साइड पे कर लेते हैं। वहां कर्नल साहब फौरी तौर पे अपने पिस्तौल को लोड करते हैं और गुस्से में एक नौजवान के पीछे लपकते हैं पिस्टल को पॉइंट करते हुए। वो नौजवान उस तरफ को जाता है, कर्नल उसके पीछे लपकते हैं और उसको पॉइंट करते हैं। खुशकिस्मती से गोली नहीं चलती। जब गोली नहीं चलती और कर्नल साहब की अहलिया उन्हें कपड़ों से पकड़ के खींच रही होती हैं कि आप ऐसा मत करें, आप ऐसा मत करें, वो कर्नल को मना कर रही थी। तो उस वक्त कर्नल साहब हवाई फायरिंग करते हैं 2 मरतबा और नौजवानों की तरफ पिस्टल पॉइंट भी करते हैं। ये है वो पूरा वकूआ जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें एक बात और अपने ज़हन में आप रखें कि अगर ये हरासगी वाला मामला था भी तो वहां पे उस वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी। कर्नल साहब पुलिस से बात कर सकते थे, ना कि डायरेक्टली नौजवानों को मिस हैंडल करते या मैन हैंडल करते। यानी पहला जो डंडा है वो कर्नल साहब ने मारा, दूसरा डंडा भी कर्नल साहब ने मारा, उसके बाद पिस्तौल एक नौजवान के सीने पर भी कर्नल साहब ने लगाया, और उसके बाद फिर नौजवानों ने रद्द अमल दिया। 3 वायलेशंस कर्नल साहब ने किए। उससे पहले कर्नल साहब को हाथ किसी ने नहीं लगाया। नौजवानों ने चपेड़े तब मारी, एक मरतबा एक नौजवान के सीने के ऊपर उन्होंने पिस्टल रखा और 2 नौजवानों के ऊपर उन्होंने डंडे के साथ अटैक किया। जब ये 3 मरतबा कर्नल ने किया तो फिर नौजवानों ने आगे से चपेड़े मारी या उनका गिरेबान पे उनके हाथ डाला, और फिर कर्नल साहब ने बजाय इसके कि कर्नल साहब पुलिस से मदद लेते, इंतजामिया से बात करते, उन्होंने पिस्तौल लोड किया और वहीं पे फैसला सुना दिया।
पहले उन्होंने सीधी गोली चलाने की कोशिश की, खुशकिस्मती से नहीं चली, तो फिर उन्होंने 2 मरतबा हवाई फायरिंग करके लोगों को मुंतशिर करना चाहा। नौजवान वहां से भागे नहीं और कर्नल साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो उनके चेहरे पे नजर आ रहा है कि ये नौजवान तो नहीं भाग रहे, अब क्या करूं मैं। तो पुलिस वालों ने वहां पे कर्नल साहब को अपनी हिसार में लिया और उन्हें लेकर साइड पे चले गए। अब इसमें ना 2 पहलू हैं। एक तो ये वो खातून वाला मामला जो कर्नल साहब की अहलिया, वो मामले में अगर खातून का मौकिफ दुरुस्त है, जो बज़ाहिर अगर लगता है कि दुरुस्त है, क्योंकि इस पे एक तरफ का मौकिफ है ना आपके पास, वो जो प्रोफेसर जदून है उसकी तो आपने बात ही नहीं सुनी, या वो जो बाकी नौजवान है लड़के लड़कियां उनकी तो आपने बात ही नहीं सुनी। उसके बारे में तो आप नहीं जानते ना कि उनका मौकिफ क्या है। उनका मौकिफ जो है वो बिल्कुल ही बरक्स है। आप वो सुने तो वो ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, वो ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे कर्नल साहब की अहलिया की बात सुने या बाकी लोगों की सुने तो आपको लगता है ये सच बोल रहे हैं। तो वो एक तनाजा है जो पुलिस हल कर सकती है, इंतजामिया हल कर सकती है, या अदालत में हल हो सकता है। इन दोनों वाकयात को ना आपको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नल आम आदमी नहीं है। देखिए मेरे जैसा बंदा होता ना शायद इससे ज्यादा रिएक्ट कर देता, क्योंकि मैं ट्रेंड ऑफिसर हूं ही नहीं, मैंने कहीं से तरबियत ही नहीं ली हुई, मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ, मेरे पास सरकारी पिस्तौल भी नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप? एक आदमी ट्रेंड फोर्सेस का आदमी है और सीनियर ऑफिसर है, उसके पास सरकारी असला है, उसके पास अपना यूनिफॉर्म है, उसका एक तकद्दुस है, और वहां पे पुलिस वाले मौजूद हैं जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की। तो वो आदमी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। और अगर आप माहौल को गौर से देखें तो ऐसा कुछ नहीं था कि खुदा ना खास्ता कर्नल साहब की अहलिया को लोग मार रहे थे। अगर तो कहीं पे एक भी फुटेज ऐसी मिल जाती ना हमें, या कोई ऐसी शिकायत मिल जाती कि नौजवानों ने कर्नल साहब की अहलिया को पत्थर मारना शुरू कर दिया, या उन पर अटैक कर दिया, या उनके साथ खींचातानी शुरू कर दी, तो कर्नल साहब कुछ लेवल तक शायद जस्टिफाई हो जाते। लेकिन कर्नल साहब आए गुस्से में और उन्होंने गुस्से में आकर अटैक किया। अब ये गुस्सा किस बात का है? देखिए गुस्सा इस बात का है कि मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ, मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरा इदारा सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमारे आगे कौन बोल सकता है। ये है गुस्सा असल में। ब्लडी सिविलियंस की क्या जरूरत है कि वो हमारे सामने बात करें? वो 2 टके के नौजवान है, कीड़े मकोड़े, इनकी क्या औकात है? ये एक्चुअली एक माइंड सेट है और कोई बात नहीं है। ये कर्नल साहब का माइंड सेट था जो वो गुस्से के अंदर आए। अब नौजवान पीछे नहीं उठे तो कर्नल साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। आप पूरी फुटेज निकाल के 10 दफा देखें, ये छोटा टोटा ना देखें, पूरी फुटेज निकाल के देखें, 10 मरतबा देखें, आपको पता चलेगा कर्नल साहब ने पहले 3 मरतबा उकसाया लड़ाई पे। 1 मरतबा डंडा मारा, फिर पिस्तौल सीने पे मारा, उसके बाद दोबारा डंडा मारा, और उसके बाद कर्नल साहब के ऊपर अटैक हो गया। फिर कर्नल साहब ने जो है वो बजाय, जब पुलिस ने कर्नल साहब को रेस्क्यू करके साइड पे कर दिया, तो कर्नल साहब बजाय साइड पे होने के उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया, उन्होंने फौरन पिस्तौल लोड किया। और इस बीच में कर्नल साहब की अहलिया को किसी ने उंगली तक नहीं लगाई, किसी ने टच भी नहीं किया। हां, अब अगर वो मामला जो है इसमें अगर कर्नल साहब की अहलिया ठीक है तो दूसरे आदमी को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसी भी खातून को हरासा करने का किसी को भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई भी किसी खातून को हरासा करे। लेकिन यह मामला जो है, ये दोनों तरफ का मौकिफ सुनने के बाद आप फैसला करेंगे, एक तरफ का मौकिफ सुनकर आप फैसला नहीं कर सकते। अब नाजरीन एक और चीज मैं आपको बताता हूं, टाउट्स जो है ना वो बयानियां पहले से ही बनाना शुरू हो गए हैं, तो इस केस में अब इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कर्नल की अहलिया के कहने के ऊपर 25 के करीब तलबा पे भी मुकदमा दर्ज हो गया। कर्नल के ऊपर तो मुकदमा पता नहीं कहां है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो 25 के करीब, हालांकि उसने आके पब्लिक प्लेस के ऊपर एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुसल्ला होकर गोली चलाई है, उसके ऊपर FIR कहां है मैंने नहीं देखी। और दूसरा जो है वो जो असफंद यार साहब की अहलिया हैं कर्नल साहब की, उन्होंने प्रोफेसर जदून समेत 25 से ज्यादा तलबा और तालिबात पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। एक तरफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुबैना तौर पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और जो टाउट्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे सहाफी या टाउट्स जो लोग काम करते हैं, वो इस केस में बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं कर्नल को और बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं दूसरी पार्टी की। तो ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कर्नल साहब को बचाया जाए। इंक्वायरी से पहले ही उन्होंने अपनी इंटेंट शो कर दी है कि कर्नल को इसमें बचाया जाएगा, और फंसाया किसको जाएगा? तलबा को या दूसरी पार्टी को। तो ये एक पहले से अपनी इंटेंट शो कर दी अपने लोगों के जरिए से, जैसा कि हर फैसला सुनाने से पहले इंटेंट बता देते हैं कि जनाब इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, जनाब मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएंगी, जनाब इमरान खान को कहते तन्हाई में डाल दिया जाएगा, जनाब अस्पताल में शिफ्ट, जैसे हर चीज पहले बता देते हैं। इस केस में भी उन्होंने अपने टाउटों के जरिए से पहले ही बता दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या सोशल मीडिया के ऊपर आम पाकिस्तानी है, वो बड़े खुश हैं, इमरान खान साहब के गिरबान पे हाथ डाला था तो कर्नल के गिरबान पे भी हाथ पड़ गया। ठीक है, 2 तस्वीरें हैं, वो एक जैसी लगती हैं देखने में, लोग कहते हैं टिट फॉर टैट है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ज्यादती है। दोनों लोगों में जमीन आसमान का फर्क है, और दोनों तरफ के लोगों में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हाथ डालने वाले तालिब इल्म है, उन्होंने चंद सेकंड के लिए हाथ डाला, और एक तरफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जिनको ये हक नहीं है और उन्होंने अभी तक हाथ डाला हुआ है, गिरबान अभी तक छोड़ा नहीं। एक तरफ
मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, अवामी लीडर, कौमी लीडर, करोड़ों लोग उसके चाहने वाले हैं। एक तरफ एक सरकारी मुलाजिम है जिसको उसके खानदान के अलावा या आसपास के चंद दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं जानता होगा, उसकी कोई पहचान नहीं है। फिर एक तरफ मुल्क और कौम के लिए एक आदमी सजा काट रहा है, वो लड़ा मुल्क और कौम के लिए, उसके गिरेबान पे हाथ डाला गया तो वो मुल्क और कौम के लिए लड़ रहा था। एक तरफ ये सरकारी ऑफिसर सिर्फ अपनी अहलिया के लिए लड़ रहा था, एक तरफ जो लड़ने वाला है वो गैर मुसल्ला था, उस कौमी लीडर के पास हथियार नहीं था। दूसरी तरफ जो लड़ने वाला है वो मुसल्ला था, उसके हाथ में हथियार था। फिर एक तरफ वो बेगुनाह शख्स अभी तक सजा काट रहा है जेल में, जबकि दूसरी तरफ जो शख्स है उसकी बेगुनाही के लिए अभी से मुहिम शुरू कर दी गई है, जनाब वो तो बेगुनाह है, उसे तो सजा हो ही नहीं सकती। फिर एक तरफ वो शख्स है जो बहुत बड़ा लीडर है, वो ताकत के खिलाफ खड़ा था, और दूसरी तरफ वो शख्स है जो ताकत के बलबूते पे खड़ा था कि मेरी यूनिफॉर्म है, मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे हाथ में हथियार है, मेरा इदारा सबसे बड़ा और ताकतवर है, तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, हम तो बहुत ताकतवर है। तो ये इमरान खान में और इसमें तकाबली जायजा जमीन आसमान का फर्क है, इन दोनों के अंदर बनता ही नहीं है। मवाजना होता है दो एक जैसी चीजों के बीच में। आप एप्पल्स को एप्पल्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑरेंजेस के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, यानी इनमें जमीन आसमान का फर्क है, ये एक जैसे हो ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, ये भी ज्यादती है। अब नाजरीन, जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इन तलबा के ऊपर दबाव डाल रहा है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे सहाफियों ने बेचारे वो रब्ता करके कह रहे हैं कि इमरान भी पाकिस्तान से तो हम रिपोर्ट कर नहीं सकते, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी दबाव है बहुत ज्यादा। अब पूरे सिस्टम को हरास किया जा रहा है कि किसी तरह भी इस मामले का नतीजा वो निकलना चाहिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। पूरा सिस्टम तलबा और उनके घर वालों को और यूनिवर्सिटी वालों को हरासा करने पर तुला हुआ है। और याद रखिएगा, ये जो कुछ भी हुआ ना, आप सोशल मीडिया पे देख लें, अवाम के अंदर देख लें जज्बात, तो लोगों में कितनी नफरत है। और ये नफरत लोगों ने नहीं फैलाई, ये नफरत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैलाई है। आपकी अपनी फैलाई हुई नफरत जो है वो अब आपके सामने आ रही है। जिस तरह आपने लोगों को मारा तो लोग अब रद्दमल उसी तरह देते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह कि इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए। वो लोग कहते हैं ना कि जनाब फौज के अंदर एहतसाब का बड़ा अच्छा सिस्टम है और फौज के अंदर बड़ा अच्छा एहतसाब होता है। तो देखिए, अगर फौज के अंदर अच्छा एहतसाब होता ना तो हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर एहतसाब हो जाता। आधा मुल्क टूट गया, उसके ऊपर आज तक एहतसाब नहीं हुआ। मार्शल लॉ 4 मरतबा पाकिस्तान में लगाए गए, बार बार पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया, एक मरतबा भी फौज के अंदर एहतसाब नहीं हुआ। कारगिल में सैकड़ों जानें हमने गंवा दी, किसकी गलती से गंवाई, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, आज तक इसका एहतसाब नहीं हुआ। भारत ने हमारा पूरा सियाचिन का इलाका छीन लिया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसकी जिम्मेदारी थी, आज तक तायुन नहीं हुआ, कोई एहतसाब नहीं हुआ। कैप्टन हमाद वाला मामला था बलूचिस्तान का, जहां पे डॉक्टर शादिया के साथ रेप का मामला है, मुबैना तौर पे बलूचिस्तान में कोई 10,000 से ज्यादा लाशें गिर गई उस दिन के बाद से लेकर अब तक, इस मामले पे भी कोई मुहासबा नहीं हुआ। जनूबी पंजाब में पूरे थाने को फेंटी लगाई थी फौजियों ने आके, उस मामले का हमें आज तक नहीं पता चला कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। और भी बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। अभी भारत के अंदर एक पुलिस वाले ने बंदूक सीधी की थी सिर्फ नौजवानों के ऊपर, गोली नहीं चलाई, सिर्फ उसने बंदूक सीधी की थी नौजवानों के ऊपर, और उस पुलिस वाले को सजा मिल रही है, उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने नौजवानों की तरफ बंदूक की। हालांकि पुलिस वाले की ड्यूटी थी मॉब को कंट्रोल करने की, लेकिन उसने ये कमजोर हरकत की। अब ये जो कर्नल साहब है, इनकी तो वहां ड्यूटी भी नहीं है, ये उनका काम भी नहीं है। और अगर ये अपनी अहलिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनकी हिफाजत कर रहे थे, तो इनकी अहलिया पे आप पूरी वीडियो के अंदर देख लें, कोई ऐसे अटैक नहीं कर रहा था, अग्रेशन कर्नल साहब की तरफ से थी। नौजवान बार बार मना कर रहे थे, कर्नल साहब डंडे पे डंडा मारते जा रहे थे, सीने पे पिस्तौलें मारते जा रहे थे, फिर आखिर उनकी बस हो गई। उन्होंने कहा यार ये क्या बदतमीजी, ये बंदा चढ़ता ही जा रहा है, फिर उन्होंने आगे से मारना शुरू कर दिया। तो अपनी इज्जत जो है वो अपने हाथ के अंदर होती है। ये पैगाम है हर इदारे के लिए और हर ऑफिसर के लिए कि उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा। अब नाजरीन, एक चीज और है इसमें, आज मंगल का दिन है, क्योंकि ये अब आज की खबर है, इसकी तरफ आ जाते हैं। आज मंगल का दिन है और इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर में 3 बड़ी चीजें थी। नंबर 1, अल शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और वहां पे मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। नंबर 1 ये था, वो नहीं हुआ। पहली तौहीन अदालत हो गई, अदालत का एक हुक्म नहीं माना गया। दूसरा हुक्म था बच्चों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पे बात करवाई जाए। वो बात हुई या नहीं हुई अभी पता चल जाएगा। अभी जमाइमा के ट्वीट से तो लगता है बच्चों से बात ही नहीं हुई, लिहाजा ये दूसरा मामला भी तौहीन अदालत में जाएगा। तीसरा मामला ये था कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से करवाई जाए, और जो हफ्ते में एक दिन मुकर्रर है ये मुलाकात जरूर करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, किसी और का नहीं है। अब देखना यह है कि ये जो तीसरा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आज मंगल का दिन है, आज फैमिली की मुलाकात का दिन है,
آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے اوپر عمران خان صاحب کی ان کے خاندان سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا اس آرڈر کو بھی بوٹوں کے تلے رون دیا جاتا ہے، یہ ہم آج کے دن میں دیکھیں گے۔ ایک اور چیز ہے بڑی عجیب سی، محسن نقوی کو فریق نہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف نے عجیب و غریب کام کیا، یعنی جہاں میرے جیسے ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اس کو فریق کیوں نہیں بنایا، یہ رسپانسیبل ہے، آئی جی بھی اس کے انڈر ہے، کمشنر بھی اس کے انڈر ہے، اسلام آباد کا نظام یہ کنٹرول کرتا ہے، اسپتال بھی اسلام آباد کے اندر ہے، یہ آدمی فریق کیوں نہیں بنا؟ اس کو پاکستان تحریک انصاف نے سارے معاملے سے باہر کیوں رکھ دیا؟ وزارت داخلہ کو انوالو کیا کہ سیکٹری داخلہ انوالو ہے، لیکن وزیر داخلہ انوالو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو باہر کیوں رکھا؟ اب جس طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، ایسے ہی حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ حکومت نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا، حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں جی محسن نقوی کو کیوں نہیں ڈالا؟ نون لیگ کے جو صحافی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کو بھی ڈالنا چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ یہ جانتے ہیں کہ محسن نقوی جس کیس میں بھی ان کے ساتھ فریق بنے گا اس کیس میں وہ بچ جائیں گے، کیونکہ محسن نقوی جو ہے اس کی بڑی عزیز داری ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ، تو اس بنیاد پہ محسن نقوی کو تو کچھ ہو نہیں سکتا جب تک عاصم منیر صاحب موجود ہیں، لہذا جو بھی محسن نقوی کے ساتھ کسی مقدمے میں جائے گا وہ بچ جائے گا۔ محسن نقوی اگر ساتھ ہوگا تو توہین عدالت نہیں لگے گی، اگر وہ ساتھ نہیں ہوگا تو توہین عدالت لگ جائے گی۔ اس بات کا خطرہ بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اب وہ اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ پی ایم ایل این کہتی ہے جی محسن نقوی کو ساتھ ڈالے، دوسرا وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی کہ یہ محسن نقوی کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی والے کوئی کھچڑی پکا رہے ہوں۔ اگر پکا بھی رہے ہیں نا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محسن نقوی آپ کو وہاں رکھ کے مارے گا جہاں آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری برادران کے ساتھ، اس چودھری خاندان کے ساتھ جو محسن نقوی کا تعلق ہے نا، جو اس نے ان کے ساتھ کر دی ہے نا، کسی کا بھی سکا نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیے گا مستقبل میں تماشا جو ہوگا، یہ ان کو نہیں بخشا تو یہ کسی اور کو کیا دے گا؟ چودھری خاندان کو ان کو بخشا نہیں تو کسی اور کو کیا دے گا؟ بہرحال آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی عجیب و غریب کام کر دیا۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا کر ملے، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک اتحاد بنا لیا ہے، پارلیمنٹ سے باہر اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ 27 ستمبر کو اب احتجاج تو کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے یہ معاملہ تو کلیئر کر دیا، اور ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بہت سارے جرنلسٹ سورسز سے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے چاہے یہ جیل میں رکھیں، چاہے مجھے اسپتال میں شفٹ کریں، 27 تاریخ واپس نہیں ہوگی۔ اب اس